नमस्ते सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। मेरा नाम डॉक्टर लता है और मैं इंडिया में रहती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने वो एक्सपीरियंसेस जो लास्ट ईयर कोविड आईसीयू में मैंने फेस करे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आपको अगर ये वीडियो मोटिवेशनल लगे, आपको किसी भी एंगल से ये लगे कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो आप इसको काइंडली अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करें। लाइक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस रिकाउंट करती हूँ। लास्ट ईयर मार्च में कोविड हमारे कंट्री में अभी आ ही रहा था। हम लोग सुन रहे थे इसके बारे में कि ऐसा कोविड कुछ फैला हुआ है, लेकिन हम लोग उतने अवेयर नहीं थे। और मैंने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जा कर के काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे थे, गरीब पेशेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, और काफ़ी दिनों तक देखे थे। लेकिन हाँ, मास्क अभी इतना प्रचलन में नहीं था और मास्क वगैरह मैंने नहीं डाला था। हम कोई भी नहीं डाल रहा था डॉक्टर्स, पर चर्चा चल रही थी कि हाँ, ऐसा कुछ चाइना में है और हो सकता है इंडिया में भी आ सकता है। तो बावजूद इसके कि हम ये चीज़ें देख रहे थे, हम इतने सीरियस नहीं थे कि हम मास्क लगा लेते, या हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया में भी आ जाएगा। एज अ रिज़ल्ट मैंने इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर ली और मुझे दिक्कतें होनी शुरू हो गई। और फिर इमिजिएटली जैसा कि हुआ हमारी कंट्री में, देखते ही देखते नाइट कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया। और उसी दौरान मेरे पिताजी और मेरी दादी, जो अब सिर्फ यही बचे हैं मायके में मेरे, वो लोग कोमा में चले गए और फिर उनकी डेथ हो गई। और जहाँ सरकारें हमें ये कह रही थी कि हमने अच्छा सा खाना खाना है, घर में ही रहना है, और इम्यूनिटी बूस्टर हमने काढ़े बना के पीने हैं, हमने इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ लेनी है, योगा रिलैक्सेशन करनी है। उस समय मैं अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। और इस विचार से कि मेरे पास अब जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो मैं शैटर्ड थी। और यही वजह थी कि मैं खाना नहीं खाती थी और चुप रहती थी। फिर मेरे को भी कोविड इन्फेक्शन तो हो ही गया था, लेकिन हालात जब सीरियस हो गए तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, वीआरएस लिया है उन्होंने, तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया कि वो मुझे मेरे हालात पे छोड़ दें। और उन्होंने मिलिट्री अस्पताल में फ़ोन किया कि कहाँ पे हमें जाना है, क्योंकि सरकार ने कुछ कोविड हॉस्पिटल्स फटाफट से बना दिए थे। तो मिलिट्री हॉस्पिटल से मैसेज आया कि आप इधर मत आएँ, बल्कि जो लोकल हमारे शहर भोपाल में मेडिकल कॉलेज है वही कोविड सेंटर है, आप उधर ही चले जाएँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ड्रॉप हो रहा था और बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड मुझे बहुत तेज़ ड्राइव करके वहाँ पे लेके गए। और जब मैं घर से जा रही थी तो मैंने अपने 20 साल के बेटे को बालकनी में खड़े हुए देखा, और उस समय मेरे मन में यही विचार था कि वापस इस बच्चे को मैं जीवित मिलूँगी या मेरी डेड बॉडी मिलेगी। और उसी की एज में ही मैंने अपनी माँ को भी खोया था। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि चलें, फिर जो होगा, अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। और नई नई बीमारी थी, हमें इसके बारे में हम सब लोग पढ़ ही रहे थे, ट्रायल्स चल रहे थे, कई कई तरीके की दवाइयों का एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी। 20 किलोमीटर दूर अस्पताल है हमारे घर से, और आप तो जानते हैं कि हमारे सड़कों पे कितना ट्रैफिक होता है, फिर इतनी सारी रेड लाइट्स आती हैं। तो मौत मेरे आसपास ही थी और मैं असहाय थी। और जैसा कि आप सब भी एक्सपीरियंस करे होंगे कि हम भगवान को तभी पुकारते हैं जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं। और मैं अपने हस्बैंड को बार बार कह रही थी, तेज़ चलाओ, गाड़ी तेज़ चलाओ। वो बहुत तेज़ चला रहे थे, लेकिन किसी को टक्कर तो नहीं कर सकते। बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुँचे, वो सारी फॉर्मेलिटीज़, और मेरा ऑक्सीजन 90 से कम ड्रॉप हो गया था। तो फटाफट से जो वहाँ के स्टाफ थे उन्होंने मुझे व्हीलचेयर पे डाला और घसीट के ले गए और हस्बैंड से अलग कर दिया। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद फ़ौज वाली डिक्टेटरशिप उनकी इधर भी चलेगी अस्पताल में। तो उन्होंने कहा, मैं भी आऊँगा, कहा मेरी बीवी को लेके जा रहे हो? तो डॉक्टर्स ने कहा, सर आप आईसीयू में नहीं आ सकते हैं। तो वो पहली बार मैंने अपने हस्बैंड को इतना कमज़ोर देखा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, फिर भी पीछे भागे।
लड़ना तो आदत होती है फ़ौजियों की, लेकिन उनको अलग कर दिया गया। और फिर वो जो बच्चे थे अटेंडेंट्स और साथ में एक जूनियर डॉक्टर भी था, तो वो सब लोग मुझे घसीटते हुए 5 फ्लोर्स थे, सभी फ्लोर्स पे आईसीयूज़ फुल थे। बेचारे बड़ी मुश्किल से मुझे एक आईसीयू में लेके जाए, वहाँ का डॉक्टर फ़ोन भी कर रहे थे, हाँ, इस आईसीयू में बेड खाली है, ले आओ। लेकिन बाय द टाइम मेरे को वहाँ लेके जाया जाता तो वो बेड फुल हो जाता था। और आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है आईसीयूज़ के लंबे-लंबे कॉरिडोर्स पे दौड़ना और फिर लिफ्ट से जाना, फिर जगह नहीं हो वापस नीचे आना। इस दिक्कत में काफ़ी टाइम बीत गया और फिर इवेंचुअली वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स भी सब फ़ोन पे लगे हुए, तो मेरे को जो ऑपरेशन थिएटर के सामने ऑब्जर्वेशन रूम होता है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन फैसिलिटी होती है। साथ में मेरे बच्चे व्हीलचेयर घसीट रहे थे और दूसरा बच्चा जो अटेंडेंट था वो बड़ा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी घसीट रहा था और मेरा सांस में बहुत दिक्कत थी। फिर समहाउ मुझे वही ऑब्जर्वेशन रूम जो उन्होंने फटाफट से आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया था, वहीं पे मुझे रखा गया और जो जूनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी था उसको भेज दिया गया और वो अपनी दवाइयाँ पूरी फाइल लेकर के आ गया। तो मैंने पूछा, बेटा आप मुझे क्या देने वाले हैं? तो उस समय क्योंकि नया-नया चल रहा था तो हम सब ट्रायल ही करते थे। तो उसने कहा, आंटी आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। मैंने कहा, बेटा मैं नहीं ले सकती। मैंने कहा, और क्या देंगे? कह रहे डॉक्सीसाइक्लिन। मैंने कहा, मैं वो भी नहीं ले सकती। फिर कह रहे क्यों नहीं ले सकते? तो मैंने उसको बोला, बेटा मुझे एक कंडीशन है जिसको कि एंजियोएडिमा कहते हैं, तो मेरे को ड्रग एलर्जीज़ हैं और सभी एलोपैथिक ड्रग से एलर्जी है। तो वो बच्चा नया ही था, शायद फर्स्ट ईयर एमबीबीएस होगा, पर अभी क्या है ना कि चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या एमबीबीएस हो, सभी को कोविड केयर की लगाया हुआ था। उसको पता नहीं था ये एंजियोडीमा क्या होता है और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, तो फटाफट मैंने अपनी फ़ाइल में लिखा कि मुझे ये कंडीशन है, आप अपने प्रोफेसर को बोलो कि मेरी कोई ड्रग्स चालू ना करें, नहीं तो मैं सेकंडों में मर जाऊंगी। फ्रेंड्स, एंजियोडीमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि केमिकल से या किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। उसमें लिप्स की स्वेलिंग होती है, गम्स की होती है, जीभ की होती है, गले की होती है और अ, आँखों की हो जाती है और बहुत जल्दी पेशेंट की डेथ हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जेनेटिक डिज़ीज़ है जो कि मेरी माँ को भी थी और मेरी नानी को भी थी, मेरे नाना को भी थी और मेरे जो पिताजी की साइड के लोग हैं उनको भी एलर्जीज़ और अस्थमा होता है। तो ये मैंने इनहेरिट करी है। तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाती हूँ। नॉट ओनली ड्रग्स, मेरे को कई फूड प्रोडक्ट से भी एलर्जी है, जैसे कि मशरूम हो गया, बैंगन हो गया, अरबी हो गई और कुछ कई सारी चीज़ें मैंने सब ये टेस्ट करा रखे हैं और मैं एक डिसिप्लिन जीवन जीती हूँ। मैं हर चीज़ को मुँह में नहीं डाल सकती और कोई भी चीज़ को मुँह में डालने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि ये मेरी लाइफ़ को डेंजर में तो नहीं डाल देगी। तो फिर जब ये सब बात पता चली, क्योंकि सारे डॉक्टर्स व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, तो वहाँ पे एक तहलका सा मच गया कि एक डॉक्टर मैडम आई हैं और उनको हम कुछ दे ही नहीं सकते और इनकी जान कैसे बचाएंगी। तो मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा तो जो मेरे डॉक्टर्स थे वो घबराहट में आ गए और मैंने उनको कहा कि नहीं, आप घबराएं नहीं, हम देखते हैं, कुछ करते हैं। तो मेरे को ऑक्सीजन लग रहा था और स्टेबल नहीं हो रही थी मैं। मेरे बड़े सारे ब्लड सैंपल्स लिए गए और फिर 3-4 छोटी जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होती हैं वो आई, उन्होंने फटाफट से मेरा ईसीजी लेना शुरू किया। लेकिन क्या है ना, बच्चे आजकल लगाए हुए हैं वार्ड्स में, तो उनसे ईसीजी लेना नहीं आ रहा था। मैं कहूँ, बेटा कोई सीनियर नर्स है उसको बुला दें, तो बोले आंटी सीनियर नर्सेस हमारी सब की सब कोविड पॉजिटिव हो चुकी हैं और जो बाकी नर्सेस ठीक हैं वो कोविड केयर कर रही हैं, जो सीरियस वाले पेशेंट्स के आईसीयूज़ हैं, और साथ में वहाँ नर्सेज और डॉक्टर्स भी जो बीमार हैं उनकी देखभाल कर रही हैं। यहाँ हम ही हैं। तो फिर मैंने उनको अपनी ईसीजी करवाने के लिए उनको पूरा गाइड किया कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोड लगाओ, पाँव में लगाओ, इधर लगाओ। फिर उनसे ग्राफ नहीं आ रहा था और आसपास के जो मेरे और मरीज़ लेटे थे वो भी कोलैप्स हो रहे थे। तो मैं उन बच्चों को बोल रही थी कि चले आप मेरा ख्याल बाद में करना, पहले इन बुज़ुर्गों को देख लें, हम कुछ करते हैं। बड़ी मुश्किल से मेरा ईसीजी हो पाया और मैंने खुद ही अपना ग्राफ वगैरह निकाला। उसमें चेंजेस तो थी ही, क्योंकि सांस में बड़ी दिक्कत थी और हार्ट में असर आ रहा था। ऐसे लग रहा था चेस्ट के ऊपर जैसे पत्थर रखा हुआ है और बहुत मुश्किल सा फ़ील हो रहा था। साँस में बड़ी दिक्कत थी और बहुत मेरे आस-पास थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि अगर मुझे मौत आए तो मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड के सामने ही मरूँ। तो फिर वही हुआ, जो जूनियर डॉक्टर
ने जब बताया कि मैडम कह रही हैं कि एंजियोडीमा है और वो कोई दवाई नहीं खा रही हैं, मना कर रही हैं, तो फिर एक सीनियर डॉक्टर भाग कर के आए। उन्होंने आके मेरे से पूछा, मैं बोल तो पा रही थी, वो जो पूछे मैं अपनी फ़ाइल में लिखती जाऊँ। बहुत साँस में दिक्कत, बहुत रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी। तो फिर उन्होंने कहा, मैडम मैं आपको क्या दूँ? मैंने कहा, आप मुझे एक हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन दे दो, स्टेरॉइड दे दो, ताकि मेरे जो एयरवेज़ हैं थोड़े से खुल जाएँ और मुझे साँस आ जाए। और कोई मुझे ब्रोंकोडायलेटर दे दो, अस्थमा के लिए कुछ भी दे दो। तो बोला, मैं मैडम लेकिन एंटीवायरल। मैंने कहा, एंटीवायरल हम बाद में देखेंगे, इस समय आप, मुझे ऑक्सीजन चल रहा है और मेरे सांस में, मेरे लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, आप मुझे मेरे लंग्स को खोलो। तो बताना पड़ा था, बच्चे ने फिर वैसे ही करा। और फिर सीनियर डॉक्टर्स भी आए बहुत सारे, तो वो लोग भी घबराए हुए थे काफ़ी। बोले, मैडम हम कैसे करेंगे आपका इलाज? मैंने कहा, सर चिंता नहीं करें, हम देखेंगे क्या करना है, नई बीमारी है। तो फ्रेंड्स जब बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं तो फिर मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने भगवान को पुकारा और मैं ध्यान में बैठ गई। तो ऐसा ही होता है, जब हम मजबूर हो जाते हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। और मैंने किसी अद्वितीय शक्ति को बोला, मैंने कहा, आप मेरी भी और बाकी सबकी भी जो मुसीबतें हैं, आप हमारी मदद करें। आप जो भी हैं, अल्लाह हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, जीसस हैं, व्हाटएवर। मैं ऐसे किसी सेपरेटेड भगवान में विश्वास नहीं करती हूँ। तो आप जो भी हैं आ जाएं। और उसके बाद मैं सो गई। मेरा ड्रिप चल रहा था, ऑक्सीजन भी लगा हुआ था। कई दिनों से नींद नहीं आई थी, लेकिन मैं सो गई। और जब नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई खड़ा है, आँख खोल के मैं देखूँ तो कोई नहीं थे। तो फिर आँख बंद के फिर सो जाऊँ तो हमेशा कॉन्स्टेंटली ऐसा महसूस होने लगा कि शायद कोई है। तो बचपन में सुना करते थे घर पे कि कुछ एंजल्स होते हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं, या कुछ दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो आ जाती हैं जब हम उनको पुकारते हैं। लेकिन हालांकि मैं साइंस पढ़ी हूँ, तो मैं आजकल ये सब पैरानॉर्मल, पैरासाइकोलॉजी फिनोमेनास के ऊपर मैं पढ़ रही हूँ। और इससे पहले भी मेरे साथ बहुत नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बहुत बार मैं मौत से बची हूँ, कार एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, हेड इंजरीज़ भी हुई हैं, और ये एंजियोडीमा की वजह से भी मेरी, लेकिन हर बार मेरी जान बच जाती है। इस बार फिर मुझे लगा कि कैसे करना है, किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसी जद्दोजहद में 8, 9, 10 घंटे हो गए। मैं सिर्फ ऑक्सीजन पे थी, और वो जो दवाई उन्होंने दी, एक ब्रोंकोडायलेटर लंग्स को खोलने के लिए और दूसरा स्टेरॉइड। और फिर जो हमारे मैं चिरायू मेडिकल कॉलेज है भोपाल में, वहाँ एडमिटेड थी। तो उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गोइंका, तो उन्होंने फिर डिसाइड करा कि मैं, क्योंकि पेशे में हूँ, तो उन्होंने कहा हम आपको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और रात में मेरे को वहाँ शिफ्ट करा गया। एक्सरे चेस्ट हुआ, मुझे माइल्ड निमोनिया भी हुआ था, सीटी स्कैन भी हुआ, बड़े सारे टेस्ट फटाफट फटाफट से उन लोगों ने करे। लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरे जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो घबराए हुए थे कि हम मैडम को देंगे क्या, और अपना कुलीग है, अगर मेरी डेथ हो गई तो वो ये चीज़ को कैसे फेस करेंगे। मैं उनकी एप्रीहेंशन, उनकी तकलीफ़ को समझ रही थी, और फ्रेंड्स, मैं मरना नहीं चाहती थी। मैंने ये सोचा कि इस समय क्या कर सकते हैं, कौन मुझे बचाएगा। एज ए डॉक्टर मैं खुद हेल्पलेस थी, और ये नया वायरस, नई बीमारी, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, और कुछ भी हिट एंड ट्रायल था, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल ड्रग तो ये नहीं है ना। मैं वही सोच रही थी, सर एजिथ्रोमाइसिन है, वो भी एंटीबायोटिक है, डॉक्सीसाइक्लिन आप दे रहे हो, वो भी एंटीबायोटिक है, वायरस को कौन मारेगा। तो सर ने कहा, यही प्रोटोकॉल है, अभी हमारे पास यही है। तो फिर मैं फिर पूजा में बैठ गई, और मैंने फिर उस डिवाइन पावर से फिर हेल्प मांगी। तो फिर फ्रेंड्स, मुझे मेरा बचपन रिकॉल होना शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ, जब डेथ आ जाती है तो हमें बचपन के सारे सीन्स याद आते हैं। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे नाना जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, तो वो आयुर्वेद की दवाइयाँ घर में बनाते थे। तो जैसा कि उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, जेलों में बंद किया जाता था तो कैदियों का इलाज वो वैसे ही करा करते होंगे, जो जेल में नीम वगैरह के पेड़ लगे रहते हैं। तो फिर मुझे याद आया, फिर बचपन से घर में माँ भी मेरी आयुर्वेद अच्छे से जानती थी, और नाना तो दवाई बनाते थे तो लोग उनसे फ्री में लेने भी आते थे।
तो मम्मी को भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनानी आती है और मेरे मामा एक हैं, उन्होंने तो बैचलर्स करा हुआ है आयुर्वेद में। तो बचपन से मैं अपने घर में जड़ी बूटियों के नाम सुन के बड़ी हुई थी और माँ मेरे से अक्सर कुटवाया करती थी जड़ी बूटियाँ। और काफ़ी मैं घर में च्यवनप्राश वगैरह बनता था, कई चीज़ें बना करती थी। तो वो मेरे को मेमोरी फ़ाइल मेरा खुलना शुरू हो गई कि हाँ, शायद हम अल्टरनेट मेडिसिन में कुछ ऐसा होगा, हम ट्राई करेंगे। फिर आँख बंद करी, फिर सोचना शुरू करा कि क्या-क्या एंटीवायरल हो सकता है। तो क्योंकि प्रोफ़ेशन में इतना बिज़ी रहते हैं तो अपना और चीज़ें इधर से ख़्याल नहीं रहती हैं। तो फिर थोड़ा-सा मैं स्वामी जी रामदेव बाबा जो हैं उनके वीडियोज़ कभी-कभी वॉच करती हूँ। तो भाई मेरा जिसका ज़िक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, डॉक्टर कमलदीप धवन, उन्होंने ही मुझे पाल-पोस के बड़ा किया। माँ थोड़ी जल्दी उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से। तो भाई के साथ ही मैं पढ़ा करती थी, तो वो मेडिसिनल प्लांट्स भी उन्होंने एम-फार्मेसी करी और फिर पीएचडी भी करी। तो हम दोनों इकट्ठे ही रहते थे सारे टाइम। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी और जब भी मुझे अपने प्रोफ़ेशन में कभी भी मुश्किल होती थी तो मैं भाई से फ़ोन करके पूछ लेती थी कि इस मरीज़ को क्या ड्रग देना है। तो वो मुझे ये चीज़ें सब सिखा देते थे और वो जो भी मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ते थे मुझे भी पढ़ाते थे और मुझे हमेशा कहते थे कि लता देख लेना, एक दिन जो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड होगा वो हर्ब्स ही होंगे और इंसान को नेचर की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। तो लेकिन मेरे को एलोपैथी में धकेल दिया गया क्योंकि मैं थोड़ी-सी पढ़ाई में अच्छी थी। तो वो मेमोरी फ़ाइल जब मेरी खुलती गई तो मुझे याद आया कि मैं कुछ करूँगी। और पैकिंग करते समय अपना सामान मैंने फटाफट से कुछ चीज़ें अपने साथ रख ली थी जो मैं हमेशा घर पे रखती हूँ। उसमें एलोवेरा जूस की बॉटल थी, आंवला का जूस था, तुलसी की टेबलेट थी, नीम की टेबलेट थी, गिलोय की टेबलेट की शीशी थी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिपिंग दिखाऊँगी अपने आईसीयू और प्राइवेट वार्ड के कमरे का, उसमें आप देख सकते हैं। और साथ में मैं शिलाजीत और अश्वगंधा के कैप्सूल्स थे मेरे पास, ये मैंने फटाफट से अपने पर्स में डाल लिए थे जब जाना था अस्पताल। और मेरे हस्बैंड ने मेरे कपड़े पैक करे थे क्योंकि मुझे पता था कि मैं एलर्जिक हूँ बहुत सारी ड्रग से, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी और 15 दिन तो वो मुझे रखेंगे ही रखेंगे। रैंडमली मैंने ये सारी दवाएँ ले ली थी। तो और मैं बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी कि अब मुझसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा था कि सारे डॉक्टर्स एग्जॉस्टेड हैं, उतने वरीड हैं और मैं यहाँ इनसे अपनी सेवा करवा रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं भी ठीक हो जाऊँ और मैं भी उठ के कुछ काम करूँ, लेकिन मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था कि मैं पेशेंट्स के लिए कुछ कर सकूँ। फिर रात मुझे पूरा नींद नहीं आई और 1 बजे मैंने बेल करके नर्स को बुलाया और मैंने कहा मेरा हार्ट रेट बढ़ गया है, कुछ करो। उसने ऑक्सीजन बढ़ा दी और वो रोने लग गई। कह रही मैडम आप ठीक हो जाओ प्लीज़, आप कब ठीक होंगे। और वो फूट गई। तो मुझे लगा ये तो अत्याचार है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मरना ज़रूरी नहीं है। क्यों, अगर कोविड है तो मरना ज़रूरी होगा क्या? तो मैंने कहा कह रही आप कब ठीक होगे मैम? मैंने कहा मैं सुबह तक ठीक हो जाऊँगी, यू डोंट वरी। और उसने मुझे बिस्किट का पैकेट दिया और फिर वो चली गई। मैंने उसको प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं सुबह ठीक हो जाऊँगी, लेकिन मैं बड़ी परेशान कि मैं कैसे ठीक होऊँगी। फिर वही मैंने फिर मेरे फ़ोन में एक ऐप है हार्ट्स ऐप, मैंने उसमें लॉगिन करा और मैं मेडिटेशन पे बैठ गई और मैंने अपने आंसर्स अपने दिल में खोजने की कोशिश करी कि मैं क्या करूँ। क्योंकि दिमाग सुन्न हो जाता है जब कोविड हो जाता है तो काम नहीं करता है फटाफट से। फिर स्टेप बाय स्टेप मुझे इनर गाइडेंस मिलना शुरू हुआ कि पहले एलोवेरा जूस पियो। फटाफट से मैंने केटल में पानी गर्म किया, एलोवेरा जूस पिया, आंवला पिया, 2 गोली तुलसी खा ली, 2 गोली गिलोय खा ली, खाली बिस्किट के पैकेट के बाद बस 1 गोली मैंने नीम खा ली। जैसे-जैसे अंदर से गाइडेंस आती गई मैं करती गई। फिर बहुत वीकनेस थी तो मैंने एक कैप्सूल अश्वगंधा और शिलाजीत भी ले लिया। और उधर से कनाडा में मेरी एक बचपन की फ्रेंड रहती है डॉक्टर सोना सिंह, तो उसको शक हुआ, उसने मुझे मैसेज डाला कि आर यू ओके? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मुझे वो सिख गुरु का जो पाठ तुम मुझे अक्सर भेजती थी वो भेजो। तो उसने मुझे जपजी साहब का जो पाठ होता है वो मुझे ऑडियो भेजा और मैंने चला दिया और मैं सो गई। उस समय मुझे ये नहीं था कि मैं सुबह को उठूँगी तो मैं ज़िंदा होंगी कि नहीं, लेकिन मैं सो गई। 2-3 घंटे मुझे नींद आई और जैसे कि मेरी आदत है मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे उठी तो मैं थोड़ी-सी बेटर थी, उस फिर मैंने बैठ कर के उसी बेड पे मैंने थोड़ा-सा वज्रासन किया, बहुत धीरे-धीरे। मैं योगा भी कर लेती हूँ,
और फिर मैंने मंडूक आसन किया और डीप ब्रीदिंग्स करी बहुत स्लोली। ऑल्दो क्योंकि मुझे निमोनिया था, चेस्ट सब भरी हुई थी, इन्फेक्शन था, तो इतना ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं हम योगा आसन। पर धीरे धीरे हवा को अंदर लेके गई और मुझे पता था कि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो ये डॉक्टर्स मुझे घर नहीं जाने देंगे। और वो लोग इतने वरिड थे कि मेरा हस्बैंड डॉक्टर नहीं है और कुछ क्राइसिस होगी तो वो घर में कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन मैं घर जाना चाहती थी और इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो सुबह को उठ के मैंने फिर से वही चीज़ें रिपीट कर ली और 6:30 जो हमारे चेस्ट के डॉक्टर थे, डॉक्टर कृष्णा हैं, वो यंग डॉक्टर हैं, वो आए घर से और आते बड़े बदहवास थे और सीधे मेरे रूम में आए, बोले मैडम आप कैसी हो। तो मुझे बहुत तरस आया कि वो सुबह सुबह इतनी तेज़ ड्राइव करके अपने घर से 20 किलोमीटर दूर मेरी वजह से परेशान हो रहा है। मुझे गिल्ट भी हुआ। मैंने बोला कृष्णा आप देख के बताओ मैं कैसी हूँ। उसने कहा मैडम आप कल से तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैं कॉफ़ी बना रही थी, मैंने कहा कॉफ़ी पिएगा। कह रहा नहीं मैम मैं कॉफ़ी कैसे पीऊँगा। मैंने कहा क्यों नहीं पी सकता, मैं बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। तो कह रहा मैम मैं पीपी किट में हूँ। तो मुझे याद है कि अरे बाप रे मैं इसको कॉफ़ी भी नहीं दे सकती। फिर मैंने कहा मुझे डिस्चार्ज कर दे। कह रहा मैम मैं कैसे कर दूँ, जो सीनियर डॉक्टर हैं वही डिसाइड करेंगे। और आप घर में कैसे करेंगे, आपका घर वाला तो इंजीनियर है, उसको कुछ आता नहीं है। मैंने कहा मैं कुछ करूँगी, यू डोंट वरी, आप मुझे बस डिस्चार्ज करा दो और मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती, मेरे को ठीक कर दो, मैं भी कुछ करूँगी। और फिर मैं दोबारा तो फिर वही वाली जो ट्रीटमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने उसको रिपीट करा 2-3 बार। और 11 बजे सब डॉक्टर्स राउंड पे आए तो उसी दौरान उनको लगा कि मैं बेटर हूँ। मैंने बोला कि सर मैं मैनेज कर लूँगी। और जब मैं कोई दवाई खा ही नहीं सकती हूँ तो मैं यहाँ अगर कोविड केयर सेंटर में रहती हूँ तो मैं और ज़्यादा इन्फेक्शन गेन करने वाली हूँ। तो वो भी समझ गई कि हाँ, पर सबको डर लग रहा था मुझे भेजने के लिए और उनको गिल्ट भी हो रहा था कि वो मेरी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो डिवाइन पावर मुझे हर बार नियर डेथ एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत होते हैं, मुझे बचा लेती है, तो इस बार भी वो मुझे बचा लेगी। और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि शायद मेरी लाइफ का कुछ ऐसा काम है जो बच गया है और वो मुझे करना है। तो इसके लिए इस बार अभी मरना नहीं है, या कि ऐसे कह लें मरना कैंसिल। मैंने सोचा नहीं मरना नहीं है, फिर देखेंगे आगे जा कर के। और चलते समय मैंने कहा सर पापा भी गुज़र गए, दादी भी, अब घर पे मायके में ताला है। तो डॉक्टर अजय गोयनका जो इस चिरायू मेडिकल कॉलेज के मेडिकल डायरेक्टर हैं और ओनर भी हैं, तो वो 1 मिनट के लिए रुके, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बहुत अथॉरिटेटिवली उन्होंने मुझे कहा, जो कि मेरी आत्मा में जैसे कील की तरह गड़ गया। बोले डॉक्टर लता हम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। मैंने कहा ओके सर। और वो मेरे दिमाग में कील की तरह उन्होंने गाड़ लिया और शायद वही एक मेरे लिए स्ट्रेंथ था कि मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैंने कहा सर मुझे खाना क्या है। कह रहे 4 अंडे रोज़ खाना। मैंने तो इतने टाइम से खाना ही नहीं खाया था क्योंकि मैं घर से 1500 किलोमीटर दूर थी और लॉकडाउन की दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं आखिर में मिल नहीं पाई थी। बस फिर अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मैं डिस्चार्ज ले लिया और मैं डॉक्टर से प्रॉमिस करके आई कि मैं कुछ करके मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैं फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस समय मजबूत बने रहें और आप ये ना समझें कि हम डॉक्टर्स भगवान हैं और हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। सभी डॉक्टर्स एग्जॉस्टेड हैं, सभी नर्सेज एग्जॉस्टेड हैं, हमारे कलीग्स मर रहे हैं, हमारा मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है। मेरे हस्बैंड तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर है, वो मुझे रेगुलर मेडिटेशन सिटिंग्स देते रहते हैं और शायद यही रीज़न है कि आप महसूस कर पा रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे, हालांकि मेरे दिल में बहुत उदासी है और मैं बहुत परेशान भी हूँ, लेकिन आप शायद ये महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं आपको उतनी तकलीफ़ में नज़र नहीं आ रही हूँ जितनी की तकलीफ़ में मैं वास्तव में हूँ। तो मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी और घर आकर के मैंने अपना ट्रीटमेंट कैसे करा, किस किस मुश्किलों का मैंने सामना करा, मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखें और हो सके तो आपको ये वीडियो मोटिवेशनल लगा हो तो आगे शेयर ज़रूर कर देना। हर हाल में अपने को ज़िंदा रखना, क्योंकि इस त्रासदी से निकलने के बाद हमें बहुत सारे लोगों की मदद करनी है और बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटली फ़िज़िकली फ़िट रहें
और अपना पैसा भी बचा के रखना है, क्योंकि हमने गरीबी बहुत बढ़ रही है, तो हमने लोगों की मदद भी करनी है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर लता सिंह आप सभी के लिए ईश्वर से दुआएं करती हूँ कि आप ज़िंदा रहें और आपको वो दर्द ना सहना पड़े जो दर्द असहनीय होता है। फिर मिलते हैं।